नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के वर्क संघर्ष एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम इमानुएल दुर्खीम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस के सामाजिक विचारकों में ऑगस्ट कॉम्टे के बाद इमानुएल दुर्खीम को ही सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री माना जाता है। कॉम्टे ने अपने विभिन्न विचारों के द्वारा एक विज्ञान के रूप में जिस समाजशास्त्र की कल्पना की थी, दुर्खीम ने उसे व्यवस्थित रूप देने तथा समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सच है कि कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, लेकिन अपने जीवन काल में कॉम्टे को बौद्धिक और शैक्षणिक धरातल पर कोई विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। इसके विपरीत दुर्खीम वे पहले विचारक थे जिन्होंने अपनी बौद्धिक प्रतिभा के साथ ही शैक्षणिक स्तर पर भी विशेष सम्मान पाने में सफलता प्राप्त की। उन्हें फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी कारण दुर्खीम को फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। ये सच है कि दुर्खीम से पहले कॉम्टे तथा स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने के भरसक प्रयत्न किए थे, लेकिन दुर्खीम वे पहले विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र को वैध रूप देने तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाने में सफलता प्राप्त की। दुर्खीम के समय फ्रांस का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय एक और औद्योगिक विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण पुरानी मान्यताएं कमज़ोर पड़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर समाज का एक बड़ा परंपरागत धार्मिक विश्वासों तथा कल्पना पर आधारित साहित्य वही विद्वता का वास्तविक आधार मानने के पक्ष में था। इन दशाओं के बीच दुर्खीम ने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक ऐसी पद्धति विकसित करना आवश्यक है जो अवलोकन, वर्गीकरण तथा तुलना के आधार पर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर सके। अब दुर्खीम का जीवन, परिचय एवं कृतियाँ। इमानुएल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में पूर्वी फ्रांस के लॉरेन प्रांत में स्थित एपिनाल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एपिनाल के एक स्थानीय कॉलेज में हुई। एपिनाल के कॉलेज से शिक्षा पाने के बाद दुर्खीम ने पेरिस की विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्था एकोल अकादमी में प्रवेश लिया। यहीं उनका संपर्क अनेक ऐसे प्रतिभावान छात्रों से हुआ जिन्होंने आगे चलकर फ्रांस के बौद्धिक जीवन में अपना विशेष योगदान दिया। आरंभ से ही दुर्खीम की रुचि नैतिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक विकास की उपलब्धियों में थी, जबकि एकोल अकादमी में फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन पर अधिक जोर दिया जाता था। इसी कारण यहाँ दुर्खीम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से कुछ अलग थलग पड़ गए। इसके बाद भी उन्होंने सन 1882 में इसी अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एकोल अकादमी में दुर्खीम पर प्रोफेसर बोत्रोक्स के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। दर्शन शास्त्री विचारधारा से हटकर बोत्रोक्स ये मानते थे कि किसी भी तत्व का अध्ययन उसकी समग्रता के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न इकाइयों की अंतःक्रिया और सम्मिलन से ही एक नई वस्तु के रूप में समग्र का निर्माण होता है। बोत्रोक्स समाज को एक ऐसी सत्ता के रूप में देखते थे जिसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक या जैविक तथ्यों के आधार पर नहीं की जा सकती। बोत्रोक्स के प्रभाव से ही दुर्खीम ने सामाजिक यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म तथा सामाजिक तथ्य जैसे सिद्धांतों की एक रूपरेखा बनाना प्रारंभ कर दी। सन 1882 में यहाँ से स्नातक की उपाधि लेने के बाद सन 1887 ईस्वी तक दुर्खीम एक सामान्य शिक्षक के रूप में काम करते थे, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर कहीं समाजशास्त्र जैसे विषय को मान्यता नहीं मिल सकी। इस बीच उन्होंने जर्मनी में जाकर अनेक सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानवशास्त्र का भी अध्ययन किया। जर्मनी के सामाजिक वैज्ञानिकों में से उन्हें यह समझने की प्रेरणा मिली कि नैतिकता का सामाजिक आधार क्या है तथा समाज विज्ञानों को किस तरह सामाजिक दर्शन से अलग किया जा सकता है। उन्होंने जर्मनी के समाजशास्त्रियों जैसे
गुम्बलोविच तथा शेफिल की रचनाओं पर जो समालोचनात्मक लेख लिखे, उनसे दुर्खीम के विचारों को मान्यता मिलना प्रारंभ हो गई। सन 1887 में दुर्खीम बॉर्डियक्स विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हो गए, लेकिन जल्द ही समाज विज्ञानों के प्रति दुर्खीम की रुचि को देखते हुए इसी विभाग में समाज विज्ञान का पाठ्यक्रम भी आरंभ कर दिया गया। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि लगभग 10 वर्ष पहले इसी विश्वविद्यालय में दुर्खीम के समकालीन समाजशास्त्री अल्फ्रेड एस्पिनाज के शोध प्रबंध पर इसलिए आपत्ति की गई थी कि उन्होंने इसकी भूमिका में से अगस्ट कॉम्टे के नाम को निकालना स्वीकार नहीं किया था। समाज विज्ञान का पाठ्यक्रम आरंभ होने के साथ ही दुर्खीम ने विभिन्न सामाजिक तथ्यों तथा घटनाओं पर समाजशास्त्रीय आधार पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्य रूप से श्रम विभाजन को अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है, लेकिन दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कारणों और प्रभावों का सामाजिक आधार विश्लेषण किया। सन 1893 ईस्वी में उन्होंने फ्रेंच भाषा में समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी विषय पर अपनी पीएचडी की थीसिस प्रस्तुत की। इसके 2 वर्ष बाद ही उन्होंने पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के नाम से प्रकाशित हुई, जिसने समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक नई दशा देना आरंभ कर दी। 2 वर्ष बाद ही सन 1897 में उनकी एक अन्य पुस्तक द सुसाइड आत्महत्या प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित करके आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए इसकी प्रकृति और प्रकारों का विस्तार से विश्लेषण किया। इन पुस्तकों से फ्रांस के बौद्धिक जगत में दुर्खीम को एक प्रतिभाशाली विचारक के रूप में देखा जाने लगा। फ्रांस में जब समाजशास्त्र के प्रति विद्वानों की रुचि बढ़ने लगी तो इसका और अधिक विकास करने के लिए दुर्खीम ने सन 1898 से ली अन्नी सोशियोलॉजी नामक एक समाजशास्त्री पत्रिका का संपादन करना प्रारंभ कर दिया। यह एक उच्च कोटि की समाजशास्त्री पत्रिका थी, जिसके माध्यम से समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले युवा विद्वानों को अपने विचार स्पष्ट करने का अवसर मिल गया। इस पत्रिका में प्रकाशित विचारों से एक नए समाजशास्त्रीय संप्रदाय का विकास हुआ, जिसे दुर्खीम संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दुर्खीम के समाजशास्त्रीय चिंतन के फलस्वरूप सन 1896 में उन्होंने बॉर्डियक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का प्रोफेसर बना दिया गया। इस पद पर 6 वर्ष तक कार्य करते रहे। सन 1902 में उन्हें पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन समाजशास्त्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए सन 1913 में दुर्खीम द्वारा संचालित विभाग का नाम बदलकर शिक्षा एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। इस प्रकार कॉम्टे ने सन 1838 में समाजशास्त्र के नाम से जिस नए विज्ञान की कल्पना की थी, सन 1913 में दुर्खीम ने फ्रांस में समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर बनकर उसे एक मान्यता प्राप्त विषय का रूप दे दिया। पेरिस विश्वविद्यालय में काम करते हुए भी दुर्खीम अपनी समाजशास्त्रीय पत्रिका का संपादन जारी रखा। दुर्खीम के समय सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत समाजशास्त्रीय शोध कार्यों और लेखों का प्रचलन बहुत अधिक था। इसके बाद भी दुर्खीम ने जनजातीय जीवन का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना आरंभ कर दिया। जनजाति धर्म के आधार पर उन्होंने धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में देखने को मिलता है। सन 1915 में दुर्खीम के युवा पुत्र की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो जाने से वह अंदर से टूट गया। सन 1917 से उन्होंने नैतिक विषयों पर भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ लिखना आरंभ किया, लेकिन निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण 15 नवंबर 1917 में 59 वर्ष की आयु में इस महान विचारक का देहावसान हो गया। अब है दुर्खीम की प्रमुख कृतियाँ। मेजर वर्क्स ऑफ दुर्खीम। समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए वैज्ञानिक आधार देने के लिए दुर्खीम ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकों का प्रकाशन उनके जीवन काल में ही हो चुका था, जबकि कुछ पुस्तकों का प्रकाशन दुर्खीम द्वारा संपादित शोध पत्रिका ली अन्नी सोशियोलॉजी में प्रकाशित उनके लेखों के आधार पर
दुर्खीम की मृत्यु के बाद किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली है समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खीम द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1893 में हुआ। ये पुस्तक डॉक्टरेट की उपाधि के लिए लिखे गए शोध प्रबंध पर आधारित थी। साधारणतः श्रम विभाजन को एक आर्थिक विषय माना जाता है। इसके विपरीत दुर्खीम ने इस पुस्तक में श्रम विभाजन के सामाजिक कारणों तथा प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके सामाजिक पक्ष को स्पष्ट किया। रेमंड एरा के अनुसार दुर्खीम द्वारा लिखित ये पुस्तक व्यक्ति और समूह के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों को स्पष्ट करती है। इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणा के साथ यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता की प्रकृति को स्पष्ट किया। पुस्तक के प्रथम खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों और प्रभावों की विवेचना की, जबकि दूसरे खंड में इसके सामाजिक कारकों पर प्रकाश डाला। सावयवी एकता को उन्होंने श्रम विभाजन के एक अनिवार्य परिणाम के रूप में स्पष्ट किया। अप्रत्यक्ष रूप से दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की रूपरेखा की विवेचना भी इसी पुस्तक में की गई। दूसरी पुस्तक है समाजशास्त्री पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1895 में हुआ। इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य दुर्खीम द्वारा स्पष्ट करना था कि अन्य विज्ञानों की तरह कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से सामाजिक घटनाओं का भी पक्षपात रहित होकर अध्ययन किया जा सकता है। दुर्खीम का यह दूसरा उद्देश्य समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु का स्तर निर्धारण करना था, जिसे समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान की मान्यता मिल सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक के आरंभ में ही ये स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक तथ्यों की प्रकृति और विशेषताओं की इस तरह विवेचना की जिससे उन्हें भौतिक, जैविकीय तथा व्यक्तिक तथ्यों से अलग करके उनका अध्ययन किया जा सके। पुस्तक के दूसरे अध्याय में उन्होंने उन नियमों की व्याख्या की जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। तीसरे अध्याय में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण तथा चौथे अध्याय में समाज के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए आगामी विवेचन में सामाजिक घटनाओं के कारणों और प्रकारों की विवेचना की। अंतिम अध्याय में उन्होंने तुलनात्मक पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करके ये स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए यही सबसे उपयुक्त पद्धति है। इस प्रकार दुर्खीम वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक दृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आत्महत्या, दी सुसाइड। फ्रेंच भाषा में दुर्खीम की इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1897 में हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार से स्पष्ट किया। आत्महत्या का अध्ययन करने के लिए दुर्खीम ने पहली बार आनुभविक तथा संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग किया। इसी के फलस्वरूप समाजशास्त्री अध्ययनों में आनुभविक अध्ययन की परंपरा आरंभ हो सकी। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, चौथी पुस्तक है उनकी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये पुस्तक सन 1812 में प्रकाशित हुई, जो दुर्खीम के जीवन में प्रकाशित होने वाली अंतिम पुस्तक थी। इस पुस्तक को आज भी धर्म के समाजशास्त्र का प्रमुख आधार माना जाता है। दुर्खीम ने जनजातीय धर्म, कुछ धार्मिक जीवन तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के विश्वासों और अनुष्ठानों को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते हुए इस पुस्तक में धर्म के प्रकारों की विस्तृत विवेचना की। उस समय जर्मनी में मैक्स वेबर तथा इटली के पेरोटो भी धर्म और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में धर्म की विवेचना बिल्कुल नए ढंग से प्रस्तुत की। इसके अलावा उनकी कुछ पुस्तकें और भी थी जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। उनमें है शिक्षा का समाजशास्त्र, एजुकेशन इन सोशियोलॉजी 1922 में। दूसरी है समाजशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924। तीसरी है शिक्षा नीति, एजुकेशन मॉरल्स 1925 में। चौथी है फ्रांस में शिक्षा शास्त्र का उद्विकास, द इवोल्यूशन पेडागोगी इन फ्रांस 1938 में। इस प्रकार ये
दुर्खीम का जीवन चरित्र एवं कृतित्व की चर्चा रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।